नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED-SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज का हमारा विषय है लाल बिहारी शाह। जैसा कि श्रृंखला का यह दूसरा ऑडियो है। कल हमने आपको बताया था कि DED-SCBI के फर्स्ट सेम के सेकंड पेपर की तृतीय यूनिट में कुछ महान विभूतियों का दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में एवं ब्रेल के क्षेत्र में जो योगदान है उसे हेतु महत्वपूर्ण रूप से उनके जीवन चरित्रों के बारे में पूछा गया है। तो उसी कड़ी में भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्री लाल बिहारी शाह जी का भी जिक्र आता है। तो आज हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लाल बिहारी शाह पूर्वोत्तर भारत में दृष्टिहीनार्थ शिक्षा का आधार स्तंभ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के समाप्त होने तक अंग्रेज भारत में, विशेषकर बंगाल में अपनी जड़ें काफी गहराई तक जमा चुके थे। उनका प्रभाव न केवल भारतीय राजनीति अपितु यहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन पर भी स्पष्ट देखा जा सकता था। यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता जम जाने, भारतीय समाज की सहिष्णुता, सर्वत्र व्याप्त निर्धनता तथा कतिपय सामाजिक कुरीतियों से लाभ उठाकर अंग्रेज पादरियों ने ईसाई धर्म प्रचार और फिर धर्म परिवर्तन का काम काफी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था। लाल बिहारी शाह का जन्म एक ऐसे ही ईसाई परिवार में हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर हम इनको देखें, लाल बिहारी शाह के पिता का नाम कालाचंद था। वह पश्चिमी बंगाल में नादिया जिले के अंतर्गत हुदा लक्ष्मी नामक स्थान पर रहते थे। अपनी प्रथम पत्नी के मृत्यु के पश्चात कालाचंद ने तारामणि नाम की महिला से पुनः विवाह किया। तारामणि ने बिपिन बिहारी और लाल बिहारी दो पुत्रों को जन्म दिया। कालाचंद के घर दूसरे बेटे का जन्म 1 दिसंबर 1893 ईस्वी को हुआ। इसी बालक का नाम लाल बिहारी रखा गया। लाल बिहारी के बड़े भाई की आयु केवल 11 वर्ष थी तथा लाल बिहारी स्वयं बहुत छोटे थे जब कालाचंद परिवार को नितांत निर्धनता की स्थिति में छोड़कर दुनिया से चल बसे। परिवार की शोचनीय आर्थिक स्थिति, पति की मृत्यु के परिणाम स्वरूप अपनी कठिनाइयों तथा अनिश्चित भविष्य के बावजूद तारामणि ने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए परिश्रम किया और वह सफल भी हुई। तारामणि ने अपने दोनों लड़कों को कृष्णानगर के एक आवासीय विद्यालय में भर्ती करवा दिया। स्वयं किसी रोजगार की तलाश में श्री रामपुर चली गई। यह कोई आसान काम न था। रोजगार की तलाश में वह इधर उधर घूमती रही। अंत में लगभग 3 वर्ष बाद उसे पानीहाटी में कुछ काम मिल गया। तत्पश्चात लाल बिहारी को भी तारामणि ने वहीं बुला लिया और एक विद्यालय में भर्ती करवा दिया। पानीहाटी में लाल बिहारी ने 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी लाल बिहारी को कुछ स्रोतों से प्राप्त होती रही। कुछ समय आगरा पाड़ा में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वह अपने बड़े भाई की सहायता से श्री रामपुर मिशन स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सके तथा अनेक वर्ष तक यहाँ अध्ययन करते रहे। उनके अध्ययन का सिलसिला 1873 ईस्वी तक चलता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा उपरांत उपयुक्त रोजगार प्राप्त की आशा तथा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध आर्थिक सहायता के फलस्वरूप लाल बिहारी अपनी शिक्षा प्रक्रिया इतने लंबे समय तक जारी रख सके। हालांकि अध्ययन में न तो उनकी विशेष रुचि थी और न ही इसमें उन्हें विशेष सफलता मिली। सन 1873 ईस्वी में उन्होंने आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य के लिए वह अजमेर के लिए चल पड़े, परंतु दिल्ली पहुंचकर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्हें आंख की किसी बीमारी ने घेर लिया। यह नेत्र रोग इतना भयंकर था कि कुछ समय के लिए वह अपनी दृष्टि से वंचित रहे और उन्हें स्वयं दृष्टिहीनता का अनुभव हुआ। सौभाग्यवश डॉक्टरी सहायता तुरंत उपलब्ध हो जाने के परिणाम स्वरूप उनकी आंखें ठीक हो गईं, परंतु इस अनुभव के कारण उनके जीवन में तुरंत कुछ निश्चित परिवर्तन सामने आए।
सर्वप्रथम तो यही कि उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना निर्णय छोड़ दिया तथा अजमेर जाने के बजाय अपने पुराने श्री रामपुर वाले विद्यालय को लौट गए। परंतु ऐसा हो सकता है कि डॉक्टरों की सलाह पर ही यह निर्णय लिया गया हो। यदि यह निर्णय डॉक्टर की सलाह पर लिया गया होगा तो लाल बिहारी को आंखों का कोई ऐसा रोग था जिसकी भविष्य में पुनरावृत्ति की काफी संभावना थी। दूसरा प्रभाव तुरंत सामने नहीं आया, परंतु यह निश्चित है कि दृष्टिहीनता के इस अल्पकालिक अनुभव ने लाल बिहारी के मन में दृष्टिहीनों के लिए कुछ करने का एक अस्पष्ट तथा अनिश्चित विचार पैदा किया। उपयुक्त परिवेश के अभाव में यह विचार अनेक वर्षों तक अविकसित व सुप्तावस्था में रहा। जानकारी और प्रारंभिक शिक्षण के रूप में जब इस विचार को वांछनीय परिवेश मिला तो यह खूब फला फूला। श्री रामपुर लौटकर उनके सामने प्रश्न था कि क्या किया जाए। अध्ययन कार्य में और अधिक समय तक लगे रहना संभव नहीं था। साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य बिगड़ जाने तथा अध्ययन में विशेष रुचि न होने के कारण वह कुछ और करना चाहते थे, परंतु इस विषय में कोई स्पष्ट विचार अभी नहीं बना पा रहे थे। यही सही है कि लगभग 20 वर्ष तक औपचारिक शिक्षा के बावजूद लाल बिहारी कोई डिग्री प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरी ओर यह भी उतना ही सच है कि इस दौरान उन्होंने अनेक शिक्षा अनुभव प्राप्त किए तथा परिश्रम के महत्व को समझा। ये गुण बाद में बड़े काम आए। अंततः 1875 में लाल बिहारी ने मेरिट जाने का निर्णय लिया, जहां उनके बड़े भाई बिपिन बिहारी नौकरी कर रहे थे। तत्पश्चात बिपिन बिहारी को कलकत्ता में नौकरी मिल जाने के कारण वे दोनों कलकत्ता चले गए। व्यवसायिक रूप में अगर देखें तो लाल बिहारी ने अपना व्यवसायिक जीवन 1877 ईस्वी में चितपुर स्थित एक मिशन स्कूल में अध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। इस पहली नौकरी तथा लगभग 2 दशकों पश्चात दृष्टिहीनार्थ विद्यालय में पूर्णकालिक रूप से कार्य करने के निर्णय तक लाल बिहारी ने अनेक नौकरियां बदली। कुछ परिवर्तनों का कारण परिस्थितियां थीं तो कुछ के लिए स्वयं उत्तरदायी थे। इस पहली नौकरी को वह केवल 1 वर्ष निभा सके। इसके बाद उन्हें बैपटिस्ट मिशन की इंटाली संस्था में नौकरी मिल गई। यहाँ उन्होंने 3 वर्ष काम किया और तत्पश्चात 1881 में चर्च मिशन द्वारा संचालित एक विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए संथाल परगना चले गए। यहाँ उनका जीवन सरल या सुखद न था, परंतु संगठन के एक समर्पित और मधुर स्वभाव वाले सचिव के होते वह उस विद्यालय में शिक्षण कार्य करते रहे। सचिव के बदलने के पश्चात अनेक परिवर्तन आए। नए सचिव ने जिले की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। यह निश्चय किया गया कि संथाल परगना में चर्च मिशन द्वारा संचालित सभी स्कूलों को मिलाकर एक हाई स्कूल में पुनर्गठित किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि उस हाई स्कूल में केवल सर्वोत्तम विद्यालय के शिक्षकों को ही रखा जाए। लाल बिहारी का स्कूल इस श्रेणी में नहीं था, अतः उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। नई दिशा, नए अनुभव। इस बैपटिस्ट मिशन में प्रेस में हेमचंद नाग से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई, जो प्रेस अधीक्षक के निजी सहायक थे। नाग लाल बिहारी की परिश्रम, प्रवृत्ति तथा लगन से बहुत प्रभावित थे। वह यथासंभव लाल बिहारी की सहायता करना चाहते थे। जब ऐसा अवसर मिला तो नाग ने तुरंत लाल बिहारी की सहायता की। उन दिनों प्रेस में गार्थवेट प्रायः अपनी पुस्तक के सिलसिले में आया करते थे। गार्थवेट को दृष्टिहीनों के लिए विकसित ब्रेल लिपि का ज्ञान था तथा वह ब्रेल को प्राच्य भाषाओं के लिए अनुकूलित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने ब्रेल लिपि में प्रशिक्षण देने के लिए प्रेस के कुछ व्यक्तियों को चुना, परंतु उन लोगों को इसे सीखने में बहुत कठिनाई महसूस हुई। परिणाम स्वरूप एक एक करके उन्होंने इसे सीखना छोड़ दिया। हेमचंद ने लाल बिहारी को गार्थवेट से परिचित करवाया और ब्रेल सीखने के लिए प्रेरित किया। लाल बिहारी को गार्थवेट महोदय ने प्रारंभिक बातचीत के लिए अपने पास बुलाया और इस प्रकार शाह का परिचय एक अनोखी स्पर्श लिपि से हुआ। आरंभ में लाल बिहारी शाह को यह प्रणाली समझ में नहीं आई, परंतु वह इसे धैर्यपूर्वक सीखते रहे। उनकी लगन व परिश्रम को देखकर गार्थवेट को विश्वास हो गया कि लाल बिहारी ब्रेल लिपि को सीख लेंगे। लगभग 2 सप्ताह के अभ्यास के बाद एक ओर तो लाल बिहारी का आत्मविश्वास बढ़ा और इस स्पर्श लिपि को सीखने में उनकी क्षमता बढ़ी, और दूसरी ओर गार्थवेट को भी विश्वास हो गया कि उन्हें अपनी पसंद का एक शिष्य मिल गया। अतः गार्थवेट ने लाल बिहारी की रुचि इसमें बनाए रखने और बढ़ाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया। शुरू में उन्होंने प्रत्येक छोटी कहानी को ब्रेल में
रूपांतरित करने के लिए 5 रुपए देने का निर्णय लिया। तत्पश्चात कुछ महीनों के लिए 30 रुपए प्रतिमाह की दर से आर्थिक अनुदान देने का निश्चय किया ताकि लाल बिहारी इस प्रणाली को भली प्रकार सीख सके। दृष्टिबाधार्थ विद्यालय की स्थापना। लाल बिहारी दृष्टिहीनों की शिक्षा और उनके लिए विद्यालय की आवश्यकता की बात अपने मित्रों तथा परिचितों से प्रायः किया करते थे। इसकी चर्चा उन्होंने एक यूरोपीय महिला से भी की जिसे वह बंगला सिखाया करते थे। सहृदय महिला ने उनकी बात में रुचि ली और उनकी योजना के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त की। उसे लगा कि लाल बिहारी की योजना में मानव कल्याण के अंकुर विद्यमान है। उसने परामर्श दिया कि लाल बिहारी अपनी योजना को शुरू में एक विद्यार्थी से चलाएं। इसके लिए 5 रुपए का मासिक अनुदान देने की पेशकश भी की। यह लाल बिहारी के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। तुरंत एक दृष्टिहीन बालिका को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। बालिका ने शुरू में काफी रुचि दिखाई, परंतु कुछ समय बाद वह चली गई। यह घटना 1894 की है। किसी दृष्टिहीन को उस नगर में शिक्षा देने के लिए पहली घटना थी, इसीलिए इसका बहुत प्रचार हुआ। फलस्वरूप लाल बिहारी की क्षमता और आकांक्षा का भी शहर के अनेक लोगों को पता चला। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। शाह को वास्तविक सफलता 1897 ईस्वी में मिली जब श्रीनाथ नामक एक दृष्टिहीन लड़का उनके पास शिक्षा के लिए स्वयं आया। श्रीनाथ की शिक्षा ललक ने लाल बिहारी के दीर्घकालिक सपनों को साकार कर दिया। इस तरह लाल बिहारी शाह ने उस विद्यालय की स्थापना की जो अब कलकत्ता दृष्टिहीनार्थ विद्यालय के नाम से जाना जाता है। चुनौतियां एवं समाधान। विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार पर्याप्त धन जुटाने की चुनौती समस्याओं में सबसे परिणित हो चुकी, सबसे प्रमुख थी। शाह ने बंगाल ईसाई सम्मेलन में एक प्रभावशाली सदस्य कालीचरण से मिलने का निश्चय किया, परंतु कालीचरण ने शाह की प्रार्थना को सुना अनसुना कर दिया। कुछ माह बाद शाह ने एक बार फिर काली बाबू से मिलने का फैसला किया, पर इस बार रणनीति कुछ भिन्न थी। वह अपने साथ विद्यालय के कुछ छात्रों को भी ले गए। दृष्टिहीन छात्रों की कुशलता से काली बाबू बहुत प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने लाल बिहारी शाह को एक जनसभा आयोजित करने का परामर्श दिया और वादा किया कि यह विद्यालय उस सभा को संबोधित करेंगे। उससे लाल बिहारी शाह का मनोबल काफी बढ़ा। जनसभा के लिए लाल बिहारी शाह ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अधिकारियों से उनके सभा भवन के प्रयोग की अनुमति प्राप्त की। कालीचरण ने भी अपना वायदा निभाया, परंतु आर्थिक सहायता के लिए कोई अपील उन्होंने नहीं की। सभा भवन में विद्यालय के छात्र अपनी अपनी कुशलताओं का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई स्पर्शी उपकरणों की सहायता से गणित के प्रश्न हल कर रहा था, तो कोई ब्रेल सामग्री पढ़कर कॉलेज के छात्रों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उनके लिए यह सब दृष्टिहीनों द्वारा कर पाना असाधारण व आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। फलस्वरूप उनकी भावना ने अभिव्यक्ति का एक माध्यम ढूंढा। उन्होंने अपनी जेबों से छोटे छोटे सिक्के विद्यालय के लिए निकाले और देने के लिए इकट्ठे किए। कुल जमा 7 रुपए से कुछ ऊपर ही इकट्ठे हो पाए। चाहे स्वरूप बदला हो, परंतु आज एक शताब्दी बाद भी दृष्टिहीन छात्र छात्राओं को भारत में ऐसे कौशल प्रदर्शनों में भाग लेना पड़ता है। तथा कथित आधुनिक एवं प्रगतिशील तथा आदर्श कहलाने वाले दृष्टिहीनार्थ विद्यालय भी इसका सहारा लेते हैं। यह एक आवश्यकता है जनता की और संभवतः सभी दृष्टिहीनार्थ विद्यालयों की भी। गंभीर संकट। शाह के सम्मुख एक गंभीर चुनौती आ खड़ी हुई। लंदन की एक संस्था के पादरी ने उन्हें बुलाकर अपना स्कूल उनकी संस्था को सौंपने तथा स्वयं स्कूल के एक कर्मचारी के रूप में सेवा करने के लिए कहा। यह शाह को स्वीकार नहीं था। अतः भवानीपुर में एक नए दृष्टिहीनार्थ विद्यालय की स्थापना कर दी गई। लाल बिहारी शाह के स्कूल के 3 छात्रों को भी नई संस्था ने अपने यहाँ बुला लिया। शाह पर कई प्रकार से दबाव डाले गए, परंतु वे झुके नहीं। साथ ही उन्होंने अपने ब्रेल लिपि के ज्ञान को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। बात यह थी कि भवानीपुर विद्यालय में कोई भी व्यक्ति ब्रेल नहीं जानता था। जब उन्होंने लाल बिहारी शाह से ब्रेल सिखाने का आग्रह किया तो शाह ने जानबूझकर मुश्किल शर्तें उनके सामने रखी। फलस्वरूप कई तटस्थ दानियों ने इसे अनुचित समझकर शाह द्वारा संचालित विद्यालय को आर्थिक सहायता देना स्थगित कर दिया। यह रस्साकसी कई साल तक चलती रही। अंततः कलकत्ता में दृष्टिहीनों की शिक्षा से संबद्ध समिति के अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। वह भारतीयों को अधिक उत्तरदायी देने के पक्ष में थे तथा इस शीत युद्ध के कारणों से भली भांति परिचित थे। कुछ चर्चा के पश्चात उन्होंने भवानीपुर स्कूल बंद करवा दिया। वहां ले जाए गए 3 छात्रों को भी लौटा दिया गया। नए स्कूल के पास काफी उपकरण थे। शुरू में तो उसके
अधिकारी चाहते थे कि लाल बिहारी शाह उन्हें खरीद ले, परंतु अंततः सारे उपकरण भेंट स्वरूप दे दिए गए। इस तरह लाल बिहारी शाह को एक बड़ी सफलता मिली। सन 1912 में लाल बिहारी शाह की स्वयं की दृष्टि जाती रही। इस बार वह पहले की बात ठीक नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने इसे स्वीकार किया और जीवन पर्यंत विद्यालय की सेवा यथाशक्ति करते रहे। हाँ, विद्यालय के प्रशासन का काम इसके पश्चात उनके लड़के को सौंप दिया गया। लाल बिहारी छात्रों को पढ़ाने तथा परामर्श देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। अपने अनुभव तथा समायोजन शक्ति से दृष्टिहीन विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण एवं उपयोगी जीवन के लिए प्रेरित करते रहे। यह सच है कि प्रखर बुद्धि वाले कई दृष्टिहीन मौखिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते रहे, परंतु शिक्षा में स्वयं लिखने पढ़ने का निश्चित रूप से विशेष महत्व होता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ही ब्रेल लिपि को भारतीय भाषाओं के अनुरूप ढालने के प्रयास शुरू हो गए थे। एल गार्थवेट तथा जे नॉल्स ने इस दिशा में पहला कदम उठाया। लाल बिहारी शाह का परिचय ब्रेल से गार्थवेट द्वारा कराया गया। स्वयं शाह ने भी ब्रेल को बंगला के लिए अधिक उपयुक्त बनाने की बात सोची। उन्होंने ब्रेल के चिन्हों को नए क्रम में आयोजित कर तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर जिस कोड का निर्माण किया उसे शाह ब्रेल अथवा शाह कोड के नाम से जाना गया। इस कोड को ब्रेल विशेषज्ञों ने कई दृष्टि से गार्थवेट तथा नॉल्स के कोड से बेहतर बताया। इसका प्रयोग बंगला भाषा के लिए 1952 में भारतीय ब्रेल के उद्भव तक होता रहा। इस प्रकार शाह कोड ने बंगाली भाषी दृष्टिहीनों की लगभग एक पूरी पीढ़ी की सेवा की। महाप्रयाण 1925 में विद्यालय का अपना भवन बन गया। साथ ही साथ विद्यालय के कार्यक्रम एक निश्चित रूप ग्रहण कर चुके थे। उसके अनेक प्रशंसक थे तथा विद्यालय में प्रशिक्षित छात्र उसकी उपयोगिता को सिद्ध कर रहे थे। कहने का अभिप्राय यह कि संस्थापक के स्वप्न इन 3 दशकों के परिश्रम के पश्चात साकार हो चुके थे। कहते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद लाल बिहारी शाह ने 1927 में अपने परिवारजनों से तथा मित्रों से कहना शुरू कर दिया था कि वह शीघ्र ही नश्वर विश्व का परित्याग कर देंगे। अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व उन्होंने इसके विषय में कई बातें कही जो ठीक निकली। 1 जुलाई 1928 को प्रातः काल की पावन बेला में लाल बिहारी शाह की आत्मा नश्वर शरीर का परित्याग कर तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात महाप्रयाण पर आगे बढ़ी। इस प्रकार भारत में दृष्टिहीनों की औपचारिक शिक्षा के एक अविस्मरणीय अध्याय का अंत हो गया। यह एक सूक्ष्म लाल बिहारी शाह जी की जीवनी से परिचित एक संस्मरण था। आपको यह कैसा लगा अवश्य ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें एवं अपने इष्ट मित्रों से सब्सक्राइब करने को कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।